हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके अंदर हम पढ़ रहे थे डिविडेंड डिसीजंस के बारे में। लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर किए थे थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस, जो कि बोलता है कि डिविडेंड डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू ऑफ द फर्म को, राइट। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे द रेलिवेंस थ्योरी, जिसमें ये बोला गया है कि डिविडेंड डिसीजंस का इंपैक्ट पड़ता है ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म। हम कितना डिविडेंड दे रहे हैं उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि हमारा मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कितना होगा और फर्म का वैल्यू कितना होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे दो मेन ऑथर्स हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। एक है वॉल्टर्स अप्रोच और दूसरा है गॉर्डन्स अप्रोच। क्लियर है? तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ रेलिवेंस ये मानता है कि डिविडेंड डिसीजंस इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है और डिविडेंड डिसीजन से फर्म के मार्केट प्राइस पे इंपैक्ट पड़ता है। क्लियर है ये? तो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे आज के क्लास में वॉल्टर्स मॉडल और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गॉर्डन्स मॉडल। ठीक है, देखना। प्रोफेसर वॉल्टर अप्रोच सपोर्ट्स द डॉक्ट्राइन दैट डिविडेंड डिसीजंस आर relevant and affect the value of the firm. The relationship between the internal rate of return, कंपनी कितना पैसा कमाता है अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, and its cost of capital KE is very significant determiner dividend policy to supersede the ultimate goal of maximizing the wealth of shareholders. तो हमको डिविडेंड डिसीजन ऐसा लेना है जिससे शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। दो बातों पर डिपेंडेंट है। एक है हम कितना पैसा कमाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और दूसरा व्हाट इज आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है? देखना, प्रोफेसर वॉल्टर्स मॉडल बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म्स रेट ऑफ रिटर्न, फर्म कितना पैसा कमाता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एंड द कॉस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉल्टर, इफ आर इज मोर देन के, मतलब हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं एज कंपेयर टू द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अगर आर ज्यादा है, आर मतलब हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, और के इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल। ठीक है, दैट इज के। तो अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हायर है और पब्लिक का जो मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो कम है, तो ऐसा फर्म ग्रोथ फर्म है। ये फर्म ग्रोथ फर्म है और इन लोगों को डिविडेंड नहीं देना चाहिए। पे आउट शुड बी जीरो, दैट मीन्स डिविडेंड शुड बी जीरो। क्लियर? तो अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और पब्लिक का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कम है, तो ऐसा फर्म को ग्रोथ फर्म बोला जाता है। और इसमें जो है डिविडेंड जीरो होना चाहिए, पे आउट जीरो होना चाहिए, डिविडेंड जीरो होना चाहिए। सारा पैसा हमको अपने पास रखना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग्स। क्लियर है? इन केस ऑफ डिक्लाइनिंग फर्म, अगर डिक्लाइनिंग फर्म है मतलब आर जो है वो कम है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, ऐसे फर्म को सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। ठीक है, द पे आउट शुड बी 100%। क्लियर है? और लास्ट है, अगर नॉर्मल फर्म है, आर इज इक्वल टू के, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, देर इज नो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड कितना भी दो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे तीन सिचुएशन है, देखो ध्यान से। पहला सिचुएशन है इफ आर इज मोर देन के, डिविडेंड जो है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, 0% शुड बी द डिविडेंड। इफ आर इज लेस देन के, डिविडेंड शुड बी 100%, डिविडेंड 100% होगा। क्लियर है? एंड इफ आर इज इक्वल टू के, डिविडेंड कितना भी दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड डिसीजन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो ये तीन सिचुएशन है। आर मतलब हम कितना पैसा कमा सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, और के मतलब पब्लिक को कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, हमारे जो शेयर होल्डर्स है उनको कितना रिटर्न चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। क्लियर है? देखना क्या क्या एजम्पशंस है वॉल्टर्स का। द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म आर फाइनेंस टू रिटेन अर्निंग्स ओनली। जो भी इन्वेस्टमेंट हमको बिजनेस में करना है सब रिटेन अर्निंग से ही आएगा।
और कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस है नहीं, ये पहला एजम्पशन है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आर एंड द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल आर कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है, बार बार चेंज नहीं होता है। अर्निंग एंड डिविडेंड डू नॉट चेंज एंड द फर्म हैज अ वेरी लॉन्ग लाइफ। क्लियर है, ये सब एजम्पशंस है वॉल्टर्स मॉडल का। क्लियर है, सिंपल सा फॉर्मूला, ये तो एक ऐसे ही फॉर्मूला है, कुछ काम नहीं आता है ये वाला। प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला है पी निकालने का, जो कि उतना यूजफुल नहीं होगा। जो मेन फॉर्मूला है उसमें वो है ये वाला। ठीक है, देखना फॉर्मूला है प्राइस कैसे निकलेगा, दिस इज द मेन फॉर्मूला। डी, डी क्या है, डिविडेंड। आर क्या है, हम कितना पैसा कमाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। के ई क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कितना रुपया चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। के ई है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी वालों को कितना अर्निंग्स चाहिए, राइट। तो यहाँ पे यू कैन सी डी इज द डिविडेंड, जैसे कि मैं बोला। ई माइनस डी, ई मतलब अर्निंग्स, डी मतलब डिविडेंड, तो ई माइनस डी मतलब रिटेन अर्निंग्स हो गया। ई मतलब कितना पैसा कमाए और डी मतलब उसमें से कितना डिविडेंड दे दिए, तो ई माइनस डी मतलब क्या, कितना बचा हमारे पास। ठीक है, इनटू आर, आर हम कितना कमाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, डिवाइडेड बाय के ई, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, डिवाइडेड बाय के ई। क्लियर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्राइस। हमेशा कोशिश ही होना चाहिए वो ऑप्शन सिलेक्ट करें जहां पे प्राइस जो है वो मैक्सिमम होगा। क्लियर है, वी कैन सी, ये तो मैं बता दिया ऑलरेडी, वी कैन सी द इलस्ट्रेशन, राइट। देखना, अ कंपनी अर्न्स 5 रुपीज पर शेयर, अर्निंग है 5 रुपया का, इस कैपिटलाइजेशन एट ए रेट ऑफ 10%, 10% एंड हैज अ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 18%। हम 18% कमाते हैं, आ रहे 18%, हम 18% कमाते हैं। पब्लिक को कितना चाहिए, पब्लिक को सिर्फ 10% चाहिए। क्लियर है, हम कितना कमाते हैं, हम 18% कमाते हैं। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर अप्रोच, व्हाट शुड बी द प्राइसेस पर शेयर, हमको प्राइस निकालना है एट 25% डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड अगर कितना दे रहे हैं, 25% ऑफ द अर्निंग्स। इज दिस एन ऑप्टिमम पे आउट, क्या ये ऑप्टिमम है अकॉर्डिंग टू वॉल्टर, राइट। तो पहले देखते हैं प्राइस कितना होगा। ठीक है, P इक्वल्स टू डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर बाय के ई होल डिवाइडेड बाय के ई। ठीक है, तो डी कितना होगा, देखना कितना रुपया कमाते, 5 रुपए, उसमें से 25% देंगे, तो डी कितना होगा, 5 रुपया का 25%, 1.25। ठीक है, तो डिविडेंड है 1.25 प्लस अर्निंग्स कितना है 5 माइनस 1.25, तो कितना बचेगा, 3.75 बचेगा। आर कितना 18%, 0.18 डिवाइडेड बाय के कितना है 10%, 0.10 डिवाइडेड बाय 0.10। ठीक है, सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखना, तो 1.25, ये तो 1.25 रहेगा, प्लस इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना होगा। देखना 3.75 होगा ये वाला, 5 माइनस 1.25, 3.75, 3.75 इंटू 0.18 डिवाइडेड बाय 0.10, 6.75। ठीक है, ये कितना होगा, 6.7, तो 6.75। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, दिस इज 6.75 डिवाइडेड बाय 0.10, तो 6.75 प्लस 1.25, 8 रुपये हुआ। ठीक है, 8 रुपये डिवाइडेड बाय 0.10, 80, so the price of the share is 80 rupees। क्लियर है, यहाँ पे देखना आर जो है वो ज्यादा है के के मुकाबले, आर 18% है और के जो है सिर्फ 10% है। ऐसे में डिविडेंड जो है वो 0 होना चाहिए। अगर डिविडेंड 0 होगा तो शेयर प्राइस मैक्सिमम होगा। क्लियर है, तो इज दिस ऑप्टिमम पे आउट, द आंसर इज नो, ऑप्टिमम नहीं है। पे आउट पूरा 0 होना चाहिए था। एक बार दिखा देता हूं,
अगर जीरो होने से डिविडेंड कितना होता, मतलब प्राइस कितना होता, ठीक है। देखना P इक्वल्स टू D प्लस E माइनस डी इंटू आर बाय के डिवाइडेड बाय के, ठीक है। तो ये तो जीरो है, जीरो प्लस ये डिविडेंड भी जीरो है, अर्निंग कितना था, अर्निंग था 5, तो 5 इंटू 0.18 डिवाइडेड बाय 0.10 डिवाइडेड बाय 0.10, ठीक है। वी कैन सॉल्व इट। शेयर प्राइस मैक्सिमम होगा इसमें, चेक करते हैं। 5 इंटू 0.18 डिवाइड बाय 0.10, 9 डिवाइड बाय 0.1, 90, तो शेयर प्राइस 90 होता। अगर डिविडेंड जीरो होता तो शेयर प्राइस 90 होता। क्लियर है। तो ऑप्टिमम नहीं है ये, ऑप्टिमम डिविडेंड जीरो होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आर इज मोर देन द के, ग्रोथ फॉर्म है ये, ठीक है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉर्म। कैपिटलाइजेशन रेट 10%, के अर्निंग पर शेयर 50 रुपया। एज्यूम दैट द रेट ऑफ रिटर्न इज 12, 18, 8, 10। तीन केस है, ठीक है। हमको देखना अलग अलग सिचुएशन में बताना है कि कितना कितना होगा, ठीक है। पहला सिचुएशन लेता हूं, सपोज 12% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो 12% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आर 12% है और कैपिटलाइजेशन रेट 10% है, आर ज्यादा है, ऑप्टिमम डिविडेंड जीरो होना चाहिए, ठीक है। चेक कर सकते हैं पहला सिचुएशन, इफ द डिविडेंड इज 0%, ठीक है। फॉर्मूला प्राइस इक्वल्स टू डिविडेंड जीरो प्लस, डायरेक्टली लिखता हूँ, अर्निंग्स कितना है 50 माइनस डिविडेंड जीरो इंटू आर कितना है 12%, 0.12 डिवाइडेड बाय कितना है 0.10 डिवाइडेड बाय 0.10, ठीक है। तो 50 इंटू 0.12 डिवाइड बाय 0.10 डिवाइड बाय 0.10, ठीक है। कितना होगा देखना, 50 इंटू 12 बाय 10, 60 है ना, डिवाइड बाय 0.10, 600। शेयर प्राइस होगा 600। ये सबसे हाईएस्ट है। देखो क्यों बता रहा हूं, बिना फॉर्मूला बिना सॉल्व किए बता सकते हैं, ठीक है। देखो आर है यहाँ पे 12%, ठीक है, और कैपिटलाइजेशन रेट है 10%, आर ज्यादा है। अगर आर ज्यादा है तो ये ग्रोथ फॉर्म है, और ग्रोथ फॉर्म में डिविडेंड नहीं देना चाहिए, ठीक है। डिविडेंड देंगे तो खराब ही होगा, चेक करना। तो चलो डिविडेंड 40% देते हैं तो क्या होगा, तो 50 रुपए का 40%, 20 रुपए डिविडेंड देंगे, ठीक है। तो क्या होगा देखना, 20 प्लस 50 माइनस 20 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाय 0.10 होल डिवाइडेड बाय 0.10, ठीक है। सॉल्व करना, 30 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 10, 36, 20 प्लस 36, 56 बाय 0.10, दिस इज 560। खराब ही हुआ, शेयर प्राइस कम हुआ। देखो डिविडेंड देने से शेयर प्राइस कम होगा, जितना ज्यादा डिविडेंड दोगे शेयर प्राइस उतना कम होगा। अगर डिविडेंड 100% दे दिए शेयर प्राइस और कम हो जाएगा, ठीक है। देखना P इक्वल्स टू डिविडेंड पूरा 50 प्लस 50 माइनस 50 इंटू 0.12 डिवाइड बाय 0.10 डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये तो जीरो हो गया, ये जीरो है। 50 डिवाइड बाय 0.10, 50 डिवाइड बाय 0.10, ये होगा 500। क्लियर है। तो जब हमारा ग्रोथ फॉर्म है, ये ग्रोथ फॉर्म है ना, क्योंकि यहाँ पे आर ज्यादा है, तो आर अगर ज्यादा है तो ऑप्टिमम डिविडेंड जीरो होना चाहिए। क्लियर है। वैसे ही अगर सोच लो आर 8% है, मतलब ये डिक्लाइनिंग फॉर्म है, ये डिक्लाइनिंग फॉर्म है। डिक्लाइनिंग फॉर्म के लिए बेस्ट क्या रहता है, डिविडेंड 100% होना। क्लियर है। यू कैन सॉल्व इट, डिविडेंड 100% उनसे बेस्ट होगा। और अगर आर इज इक्वल टू के, 10%, 10%, मतलब डिविडेंड कितना भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही का वही आएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है ये। तो यू कैन सॉल्व इट,
डिक्लाइनिंग फॉर्म के लिए एंड बैलेंस या नॉर्मल फॉर्म के लिए। क्लियर? मैं ग्रोथ फॉर्म का करके दिखा दिया 12% वाला, तुम 8% और 10% में इसको सॉल्व कर सकते हो। आंसर मैं श्योरली बता देता हूं, 8% वाले में 100% जब डिविडेंड दोगे तब आंसर हाईएस्ट होगा, प्राइस हाईएस्ट होगा। और थर्ड केस में जहां पर आर और के सेम है, वैसे सिचुएशन के अंदर तीनों में प्राइस सेम ही आएगा, कितना भी डिविडेंड दे दो प्राइस हमेशा कांस्टेंट होगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट वॉल्टर्स मॉडल। ये वॉल्टर्स मॉडल का ओवरऑल एक्सप्लेनेशन रहा। क्लियर है? तो रेलिवेंस थ्योरी में दो दिया, एक वॉल्टर्स मॉडल दिया, एक गॉर्डन्स मॉडल दिया है। हम वॉल्टर्स मॉडल कवर कर लिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल कवर द गॉर्डन्स मॉडल। क्लियर है? ये तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। इसको खुद से सॉल्व करना, 8% और 10% में खुद से सॉल्व करना। आंसर भी बता दिया हूं, 8% में डिविडेंड 100% होने से प्राइस हाईएस्ट होगा, और 10% वाले में डिविडेंड कुछ भी हो प्राइस हमेशा सेम ही रहेगा। क्लियर है? तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस में, गॉर्डन्स मॉडल को पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।